है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज मैं अपने गृह जनपद सुल्तानपुर आया हूं। सुल्तानपुर में आज हम एक ऐसे ऑफिस में बैठे हैं जो कि बहुत ही लोगों के संपर्क का केंद्र रहता है। यहाँ पर हम आपको मिलवा रहे हैं श्री शकील अहमद से। शकील अहमद 2014 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और ये समाज सेवा में बहुत ही गहराई से जुड़े हैं और मैं इनके पिताजी से परिचित हूँ। इनके पिताजी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति रहे हैं और शकील अहमद का जो मित्र है वही इनके बारे में अच्छी तरह से बता सकता है। अब इनसे मैं क्या कहूँ, कोई अपने मुंह से अपनी बात नहीं करता है। इसके बावजूद परिचय के लिए, आपसे संपर्क के लिए, अगर आप शकील अहमद को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप जान लें। उसके बाद इनसे हम पंचायत चुनाव पर चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव में सुल्तानपुर जिले में क्या माहौल है। तो आपको मिलवाते हैं शकील अहमद से। वो थोड़ा सा खुद भी आपको बताएंगे, उसके बाद हम इनसे पंचायत चुनाव पर चर्चा करेंगे। मैं शकील अहमद हूँ और एक बहुत छोटे से गांव जो इसौली विधानसभा के अंतर्गत आता है उसका नाम है रवनिया पूरब। वहाँ का मैं निवासी हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई मेरी धमौर इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद फिर हम लोग इलाहाबाद चले गए। बीएससी मैंने केनाई से किया। फिर हम इलाहाबाद चले गए पढ़ाई करने के लिए। इलाहाबाद में हमने पढ़ाई किया और उसी दौरान वहाँ पर हम सामाजिक लोगों के संपर्क में आए। हमारा जो परिवार है वो तो कारोबारी है, लेकिन हम समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय हो गए और वापस आकर के 1988 से हमने राजनीति करना शुरू किया। समाजवादी पार्टी में हम लोग सक्रिय हुए। नेताजी के विचारों से प्रभावित हुए, लोहिया जी के विचारों से, जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से प्रभावित हुए और राजनीति समाजवादी पार्टी के बैनर पे हमने करना शुरू किया। राजनीति करते करते 2014 में नेताजी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और सुल्तानपुर जनपद से, संसदीय क्षेत्र से मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वाया। हमारे मुकाबले में बीजेपी से वरुण गांधी जी थे और बीएसपी से पवन पांडे जी थे। कांग्रेस से संजय सिंह सांसद की पत्नी अमिता सिंह जी थी। इसमें मुझे लगभग 2,30,000 वोट मिला और आज भी जो है मैं राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हूँ और सामाजिक रूप से भी सक्रिय हूँ। सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर की मिट्टी में बना हुआ हूँ। सुल्तानपुर के मिट्टी में पैदा हो करके यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ के विकास के बारे में सोचता हूँ। यहाँ के बारे में मेरा कड़ कड़ जो है वो बोलता है। ये एक शेर मतलब ये है कि मैं कह करके ये कह सकता हूँ सुल्तानपुर के लिए कि बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ भी जरूरत हो वसूल कर लेना। तो ये मेरा सुल्तानपुर के लोगों के लिए कहना है और सुल्तानपुर का ही नमक, सुल्तानपुर का ही गन्ना गल्ला, सुल्तानपुर में ही पैदाइश, सुल्तानपुर में ही कार्य, सुल्तानपुर में ही कारोबार, सब कुछ सुल्तानपुर से ही मेरा ताल्लुक है। शकील जी, कोई भी चुनाव होता है, वो चुनाव इस बात का प्रमाण होता है कि सरकार से जनता खुश है या नाराज। रही बात, जो हम तो दिल्ली से आए हैं और दिल्ली से जो कुछ भी दूर दूर से हम सुन रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग किसान कानून को लेकर के केंद्र सरकार से नाराज हैं और यहाँ क्षेत्र में मैं आके देखता हूँ तो लोगों की फसलें जो है पशुओं को नष्ट कर देते हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ पंचायत चुनाव को लेकर के मामला हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, ये भी चल रहा है। तो ये तो खैर प्रशासनिक बात है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तय करेगी चुनाव कब, कैसे और टाइम से कराना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं, उन गांवों में इस पंचायत चुनाव को लेकर क्या माहौल है? आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं और आपको ज़्यादा जनता की नब्ज का पता होगा। एक माहौल के बारे में बताइए कि पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में क्या माहौल है, मिलवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसान का जो दर्द है, जो अन्नदाता का दर्द है, वो सिर्फ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नहीं है। चूंकि मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करती है, ये दर्द पूरे हिंदुस्तान का है
और उसी में पूर्वांचल भी है उत्तर प्रदेश का, उसी में अपने आप को भी सम्मिलित करता हूँ, सुल्तानपुर के लोगों को भी सम्मिलित करता हूँ। सुल्तानपुर में भी आंदोलन हुआ, सुल्तानपुर में भी किसानों ने अपनी पीड़ा को बताया कि मैं किसान सरकार के द्वारा बनाए हुए कृषि कानून से कतई सहमत नहीं हूं। मैं किसी भी पूंजीपति को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपनी खेतीबाड़ी एग्रीमेंट पर नहीं दूंगा, हम उनके अधीन नहीं रहेंगे। किसी भी तरीके से किसान जो है वो सरकार के बनाए हुए कानून से खुश नहीं है। कि जो आपने कहा कि ये सरकार पंचायत चुनाव को जो कराने की बात है, या सरकार के प्रति लोगों की सोच क्या है, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में सरकार के प्रति लोगों की जो सोच है वो एकदम निगेटिव है। सरकार जब इस समय, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो जो भी वादे किए, जिन जिन चीजों को उन्होंने कहा कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरा देश बेचने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डीजल और पेट्रोल का दाम महंगा होता है, गैस का दाम महंगा होता है, और अगर आप जाते हैं चुनाव में वोट देने के लिए, तो सबसे पहले गैस सिलेंडर को पूजा करके आप आगे बढ़िएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में डीजल और पेट्रोल का दाम पूरे हमारे विश्व में, यहां तक कि जो हमारे गरीब मुल्क हैं हमारे देश के बगल में, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल और गैस आज हमको मिल रही है। जनता त्राही त्राही कर रही है। 70% टैक्स जनता से वसूला जा रहा है, गरीब जनता से वसूला जा रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ तो यहाँ पर है ही नहीं है। अभी कल की बात बताऊं आपको कि आगरा में एक दरोगा गया हुआ था दबिश देने के लिए, उसको लोगों ने पकड़ करके मार दिया, दरोगा मर गया। ये आलम है कि यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मारी जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, हिंदुस्तान की जीडीपी -24 से भी नीचे चली गई। विकास दर वो माइनस में जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्य इतना ज्यादा हो गया है कि रुपया बहुत ही नीचे आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय अपने भाषणों में कहा करते थे कि जिस देश की रुपया गिर जाए, समझिए उस देश के जो मुखिया है वो गिरा हुआ है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज की स्थिति में ये क्या बात कहना चाहेंगे, क्या इनकी राय है? आप ये जान सकते हैं कि रुपए की वैल्यू क्या इस समय हो गई है हमारे क्या कहते हैं डॉलर के मुकाबले में। तो विकास दर हमारी शून्य, महंगाई हमारी बुरी तरीके से, जीडीपी हमारी गिर गई है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का दाम हमारा बुरी तरीके से बढ़ा हुआ है। किसानों के साथ जिस तरीके से ज्यादती हो रही है, 100 दिन से ऊपर 120 दिन लगभग हो गए। अरे ठंडी के सीजन में माइनस टेम्परेचर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान की चीज को आप ये कहते हैं कि मैं आपके पक्ष की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि किसान नहीं खुश है, किसान जब नाराज है तो किस तरीके से आप किसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसान ही आपसे नाराज है तो आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे किसान को आप कॉन्फिडेंस में लेते, आप विपक्ष को बताते, आप आंदोलन क्या, आप जब क्या कहते हैं संसद में बिल ला रहे थे तो आपको चाहिए था कि सारे विपक्षी नेताओं के साथ बैठ करके, किसान नेताओं के साथ बैठ करके आपको विचार विमर्श करना चाहिए था, और जो किसानों के फायदे की बात होती वो बात आप जो है वो बिल आप जो है हिंदुस्तान में किसानों के लिए लाते, तब मैं मानता कि आप किसानों के हितैषी हैं। आप किसानों के हितैषी नहीं हैं, आप पूंजीपतियों के हितैषी हैं। तो मेरा ये बहुत क्लियर मानना है कि ये जो भी हो रहा है, चाहे किसान के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे महंगाई बढ़ रही हो, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, चाहे लोगों की नौकरी जा रही हो, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन मेरा मानना है कि 5 करोड़ नौकरियां हर वर्ष आप ले रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं उससे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं, अभी बैंक वालों ने भी हड़ताल किया। तो मेरा यह मानना है कि इसका सारा का सारा असर पंचायत चुनाव पर, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इस पे इसका असर आएगा। और आप देख लीजिएगा
कि बीजेपी समर्थित जितने भी कैंडिडेट होंगे, अगर ये अधिकृत करते हैं तब भी, अगर ये समर्थन देते हैं तब भी, पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में आप देख लीजिएगा, प्रधानी के चुनाव में मैं कह रहा हूं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा सिंबल होगा कि लोग ये देखेंगे, लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से बीजेपी को जनता ने नकारा है, बीजेपी को जनता नकार देगी। और 2022 में ये अभी एक सिंबल दिखाई पड़ जाएगा कि जो अभी बीजेपी के लोग हारेंगे तो 2022 में 100% बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश से चली जाएगी और बीजेपी के खिलाफ जो लोग मजबूती से यहाँ पे लड़ रहे हैं उनकी सरकार आएगी। बीजेपी किसी भी हाल में चुनाव न त्रिस्तरीय जीतने जा रही है और न विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही है। शकील जी, एक अहम सवाल आपसे कि आमतौर पे जो विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है, आप समाजवादी पार्टी की राजनीति कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारा विपक्ष है वो सरकार से सरकार को मतलब सरकार के दबाव में आ रहा है, सरकार को दबा नहीं पा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सरकार काम नहीं करती है, विपक्ष अपना दबाव बना के सरकार से काम लेता है। तो ऐसे में आज के समय में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने ही जा रहे हैं, तो अब विपक्ष की भूमिका को लेकर के क्या कहते हैं कि क्या विपक्ष सरकार पे दबाव बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है? अगर दबाव बना रहा है तो विपक्ष की क्या तैयारी है आने वाले चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। अब रही बात यह है कि मैं ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि जो एजेंसी इस चीज को दिखाती है कि विपक्ष का क्या काम है और सरकार का क्या काम है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पा रही नहीं कर पा रही है, और विपक्ष जो है वो अपना काम सही मायने में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जिम्मेदार एजेंसी नहीं दिखा रही है। सोशल मीडिया दिखा रही है, सोशल मीडिया अपना काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष जो है वो अपना काम कर रहा है, सरकार के द्वारा की हुई सारी गलतियों को विपक्ष जो है वो बता रहा है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे किसानों के साथ किए हुए अन्याय की बात हो, और चाहे नौकरियों के जाने की बात हो, चाहे देश के मूल कंपनियों को बेचने की बात हो। विपक्ष हर हाल में अपना काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है जनता के बीच में जिस तरीके से बात को इसके जिम्मेदार एजेंसी को पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये दुख की बात है, ये खेद की बात है, इसलिए कि ये जब हमारा देश रहेगा, जब हमारा देश मजबूत रहेगा, तभी क्या कहते हैं हम लोग खुशहाल रहेंगे। हमारे जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, 4 इसके स्तंभ हैं, चारों स्तंभों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। विपक्ष अपना काम कर रहा है और उसका असर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। शकील जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक जो एजेंसियां हैं वो चीज़ों को सामने नहीं ला पा रही हैं, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि मीडिया में 2 खेमों में बढ़ गया है और उसका बाकायदा नामकरण भी कर दिया गया है कि एक को कहा जाता है गोदी मीडिया और दूसरे को कहा जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो साधन संपन्न नहीं है, सीमित साधनों में काम कर रहे हैं, और जो गोदी मीडिया जिसको कह रहे हैं उसके पास पूरे साधन हैं, उसके पास खबर नहीं है। सोशल मीडिया के पास खबर है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है। इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे बनेगा? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो गोदी मीडिया की बातों को ही सुनता रहे या थोड़ा सा वो सोशल मीडिया पर भी अपनी नजर घुमाए? ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे अपडेट रहें? देखिए, ये प्रकृति की देन है कि भगवान ने, अल्लाह ने हम इंसानों को बुद्धिमान बनाया है। हमको हर चीजों का आभास होता है, होना भी चाहिए। कौन जिम्मेदारी निभा रहा है, कौन जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, इसका भी एहसास हम लोगों को होना चाहिए और लोगों को है। हम व्यक्त ना करें, वो अपनी जगह पे है। सोशल मीडिया सच्चाई को दिखा रही है, लोग उसको देख रहे हैं। मैं 2 चीजों को आपको कहना चाहूंगा कि 2 चीजें अभी हुई। एक किसान आंदोलन हुआ जिसको मीडिया को जिस तरीके से दिखाना चाहिए, जिस तरीके से वहां 150 लोगों से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा दिए, जिस तरीके से वहां 80-90 साल 100 साल के बुढ़े बुजुर्ग वहां पर क्या कहते हैं आंदोलन कर रहे थे ठंडी में,
उसको जिस तरीके से दिखाना चाहिए था उस तरीके से नहीं दिखाया गया। ये अफसोस की बात है। अभी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल किया, 2 दिन का हड़ताल किया निजीकरण के खिलाफ, लेकिन कोई भी जिम्मेदार, कोई भी इसको हाईलाइट ठीक से नहीं किया गया। तो मैं कोई नामकरण पे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हाँ, जिम्मेदारी बहुत बड़ी मीडिया की होती है और ये एक चौथा स्तंभ है। इस देश को मजबूत होने के लिए जिम्मेदार नागरिकों को, जिम्मेदार मीडिया कर्मियों को, जिम्मेदार सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी को कायदे से निभाना चाहिए, ताकि ये देश जिसके हाथ में जाए, जो भी इस देश का अगुवा बने, वो इस देश की प्रगति का काम करे। आज अभी एक रिपोर्ट आई हुई है, मैं बताऊं आपको कि खुशहाल देशों की लिस्ट की एक रिपोर्ट आई है। उस खुशहाल देशों की लिस्ट में हम 136वें नंबर पर हैं, 87वें नंबर पर जो है श्रीलंका है, ऐसे ही 100 नंबर के अंदर में पाकिस्तान है, 100 नंबर के अंदर में बांग्लादेश है। बताइए, जो हम खुशहाल देश की लिस्ट में हम अपने आप को इतना मजबूत और संपन्न मानते हैं। हिंदुस्तान हर तरीके से संपन्न था, हर तरीके से संपन्न होने की हैसियत रखता है। ये उसके बावजूद भी हम पायदान में, खुशहाली के पायदान में हम बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और नेपाल से पीछे हो गए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। शकील जी, आपसे अंतिम सवाल ये है कि हम जो है किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और हर कोई जो है स्वतंत्र विचार का प्राणी है और हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की छूट है। लेकिन एक मेरा कहना यह है कि एक कहावत है कि अंधकार को क्यों फटकारें, अच्छा हो एक दीप जला लें। ये बहुत बड़ा आदर्श वाक्य है। तो उस संदर्भ में आपसे सवाल है कि इन पंचायत चुनावों को लेकर के जाहिर सी बात है कि इस देश के लोग ट्रेन के डिब्बे हैं और हमारे जो नेता होते हैं उसका इंजन बनना पड़ता है। तो इस रूप में इस पंचायत चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी, ये संक्षेप में लोगों को बता दें और लोगों को संदेश दे दें कि उन्हें किस तरीके से किसी भी तरह के खेला से सतर्क रहना चाहिए। देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, उत्तर प्रदेश की आवाम से, सुल्तानपुर जिले के आवाम से, सभी उस जनता से अपील करता हूं कि आप बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी इस देश में महंगाई ला रही है, जो बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर रही है, जो बीजेपी किसानों के खून पसीने के कमाई को नहीं समझ पा रही है, किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रही है, जो बीजेपी नौकरी नहीं दे पा रही है, जो बीजेपी डीजल पेट्रोल के दाम को महंगा कर रही है, डीजल पेट्रोल 80% गरीब जनता इस्तेमाल करती है, जो बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, जो बीजेपी विकास हिंदुस्तान का नहीं आगे बढ़ा पा रही है, खुशहाल देश की लिस्ट में हम पीछे आकर के खड़े हो गए हैं, ऐसे बीजेपी को आप हराने का काम करिए। और जो बीजेपी को हरा पा रहा हो, जो इस देश की भलाई का काम कर पा रहा हो, जो इस देश को प्रगति के रास्ते पे लेके चल पा रहा हो, जो इस देश को गंगा जमुनी तहजीब पर लेकर के चल पा रहा हो, उसको आप वोट करिए। मेरी आपसे अपील है और यही मेरी भूमिका भी रहेगी, यही मैं भूमिका आपसे भी चाहता हूं। आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से देश की आजादी की लड़ाई में हमारे क्या कहते हैं सारे हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर के लड़े थे, उसमें कोई एक दूसरे का फर्क नहीं था। सब लोग देश की आजादी की लड़ाई में, एक तरफ अबुल कलाम आजाद थे, एक तरफ अशफाकुल्लाह खां थे, एक तरफ बीर अब्दुल हमीद थे, तो दूसरी तरफ राजगुरु थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे। तो जिस तरीके से देश को आजाद कराने में हमारे क्या कहते हैं वीर सपूतों ने, हमारे योद्धाओं ने, हमारे शहीदों ने इस देश को आजाद कराने में कुर्बानी दिया और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए जो देश के प्रगति को आगे ले जा सके उसको वोट करने का काम करिए। ये मेरी आपसे अपील है। शकील जी, आपने अपनी व्यस्तता से लोगों के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि इन्फोपोस्ट कभी भी किसी भी राजनीतिक दल से कोई समझौता नहीं करेगा। जो लोगों के हित में होगा वो खबरें बराबर दिखाता रहेगा। हम अपने सीमित संसाधनों में जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और अगर आप जैसे नेता लोग इस तरीके से सोशल मीडिया को प्रमोट करेंगे, उसके साथ संवाद करेंगे, तो निश्चित तौर पर
लोग आपकी बातों पर गौर करेंगे और एक अच्छे प्रतिनिधि चुनकर हमारे समाज के लिए आएंगे जो हमारे समाज का भला कर सकेंगे। आज इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ अपडेट आप नियमित रूप से चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए हमारे चैनल इन्फो पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।